हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग से परेशान हो या फिर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पहचान पाते हो या फिर आप ये नहीं पहचान पाते हो कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर आप ये नहीं पहचान पाते हो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो टेंशन ना लीजिए, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट देखने वाले हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस चैप्टर में। बस आपको ये चैप्टर मेरे साथ कवर करते रहना है और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडॉक्स क्या है। हमारे पास व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन आर दी दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होती है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ होती हैं। ठीक है सर, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है ये समझाइए सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की तो ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, हम किन किन चीजों को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या कहा मैंने? अगर कोई ऑक्सीजन आके ऐड होगा किसी भी एलिमेंट पे तो उस चीज को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसको हटा के कोई और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके बाइंड कर गया तो उस प्रोसेस को भी या उस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो किस किस चीजों को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे? अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये सारी ही चीजें ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। आगे अगर हम बात करें रिडक्शन क्या है, व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन टर्म इज डिफाइंड एज, रिडक्शन टर्म हमें क्या बताएगी? रिडक्शन टर्म हमें बताएगी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको मैं रिडक्शन बोलूंगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो भी मैं उसको रिडक्शन बोलूंगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी मैं उसको रिडक्शन बोलूंगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है तो भी मैं उसको रिडक्शन बोलूंगा। बेसिकली ऑक्सीडेशन में जो चीजें हो रही थी उनका उल्टा करना है अब। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, उसको भी मैं रिडक्शन बोलूंगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी मैं रिडक्शन बोलूंगा। तो किन किन चीजों को हम रिडक्शन बोलेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। हमारे पास अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या है हमारे पास? रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाना ये भी क्या है? रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको डिफरेंसेस याद होने चाहिए। जैसे आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हम देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने जहां पे H2S रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ ताकि वो HCl और सल्फर बना सके। तो हमें इसमें यह पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है तो वो रिएक्टेंट साइड पे होती है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट साइड नहीं देखना होता। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सल्फर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है या HCl ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? अपने रिएक्टेंट को। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओ हमारे पास H2S कन्वर्ट हो रहा है HCl में। तो अगर आप यहां देखोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो यहां पे सेम है, सल्फर की जगह पे क्लोरीन आके लगा है। तो अगर हम बात करें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सल्फर से, तो यहां पे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ है तो H2S का क्या हुआ है? H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन हुआ है।
वहीं अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो यहां से Cl2 कन्वर्ट हो गया HCl में। पहले क्या था, पहले एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, अब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो आप ये बोल दो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, या ऐसा बोल दो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ। तो उस वजह से Cl2 का क्या हो गया, उस वजह से Cl2 का हो गया रिडक्शन, उस वजह से Cl2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास Fe3O4 है और हमारे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसको हम फेरस फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जिसको हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो हमें आयरन मिला और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिली। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से पॉज करके आइडेंटिफाई करो। देखते हैं यहां पे, अगर आप देखें आयरन में से या आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप बोलते हो रिडक्शन। क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो सर जो हमारे पास Fe3O4 है, जो हमारे पास Fe3O4 है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वहीं अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम में कौन ऐड हुआ है, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो अगर एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन। आइए अगली देखते हैं रिएक्शन। अगली रिएक्शन में हमारे पास क्या है, अगली रिएक्शन में हमें दे रखा है कि जो सोडियम है ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्यों, वो देखते हैं कि अच्छा सोडियम में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन हुआ, और किसका हुआ, सोडियम का। यहीं पे बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। क्यों, यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे मान लीजिए सोडियम सोडियम कई सारे थे और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बंधे हुए थे, ठीक है। सोडियम एंड हाइड्रोजन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल से, ठीक है। तो सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर सोडियम पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो रहा है, एक सोडियम को हटा के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के सोडियम आके लग गया है, इसीलिए इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी है जहां पे सोडियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके NaCl बना रहा है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, आप केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ चुके होंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले जो सोडियम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो सोडियम ने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्पीशीज करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन गैस जो थी, इस क्लोरीन गैस ने उन दो इलेक्ट्रॉन को जिन इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम ने लूज करा था, क्लोरीन गैस ने उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और गेन करके क्या बना दिया, 2Cl माइनस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास सोडियम की हो गई ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब ये जो मैंने हाफ हाफ इक्वेशन लिखी है, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन अलग लिखी, मैंने रिडक्शन की हाफ इक्वेशन अलग लिखी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन। तो हाफ सेल इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वो हाफ सेल जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वहीं अगर हम बात करें हाफ सेल जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की,
कि हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो या आपने कोई भी एजेंट का नाम सुना हो अपने पेरेंट्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, जैसे आप सुनते हो पासपोर्ट एजेंट, तो पासपोर्ट एजेंट क्या करेगा? पासपोर्ट एजेंट आपका पासपोर्ट बनवाएगा। पासपोर्ट एजेंट क्या करेगा? आपका पासपोर्ट बनवाएगा। इसी तरीके से आप सुनते हो ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट, तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा। तो अगर मैं कहीं टर्म सुनता हूं, क्या अगर मैं कहीं टर्म सुनता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या टर्म सुनता हूं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या टर्म सुनता हूं? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो रिडक्शन कराएगा। वो क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा। सर किसका करवाएगा? सामने वाले का। जो आपका एजेंट है, जो पासपोर्ट एजेंट है, वो पासपोर्ट किसका बनवा रहा है? दूसरे का ना। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन किसका करेगा? दूसरे का। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। किसका करेगा? दूसरे का करेगा। और अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो हमने अभी पढ़ा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होंगी। तो अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। अगर वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। सॉरी। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज हैं जो दूसरों को रिड्यूस करती हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करती हैं और खुद क्या हो जाती हैं? ऑक्सीडाइज। अब दूसरों को रिड्यूस कैसे करेंगी? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करा दूं तो वो तो रिड्यूस हो गया, वो क्या हो गया? रिड्यूस। अब उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए मेरे को लॉस करना पड़ेगा ना, तो मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। वहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमने बात करी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, बोलेगा ए इलेक्ट्रॉन दे। अब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन मांगा है तो खुद रखेगा ना अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो तुमने जिससे छीना इलेक्ट्रॉन उसका हो गया ऑक्सीडेशन, तुमने गेन कर लिया, तुम्हारा हो गया रिडक्शन। तो तुम क्या हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ, जो कि क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको आना चाहिए अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो। कई बच्चों की बैलेंसिंग इसीलिए खराब होती है क्योंकि उन्हें ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आता ही नहीं है निकालना। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज डेवलप ओवर एटम of an element when it grows from its free elemental state to combine state in a molecule। सर मतलब क्या है? समझ नहीं आया, आइए देखते हैं। जैसे क्या था मेरे पास, ध्यान देना, मेरे पास पहले कार्बन था। क्या था? कार्बन था। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में अपने जैसे लोगों के साथ ही बॉन्ड बना के रखेगा, कार्बन कार्बन के साथ। वहीं ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या थी? एलिमेंटल स्टेट में उसने अपनी ही जैसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा था। अब मैंने इन दोनों का मिलाप करवा दिया, मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को पकड़ा और बोला ओए मिल जा, मिल गए। अब जब ये मिल गए तो क्या बन गए? CO2। ये क्या बन गए? CO2। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इनके बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड होगा, इनके बीच में क्या होगा? कुछ ऐसा बॉन्ड होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट पे आने वाला एक इमेजिनरी चार्ज है, जो कि रियल भी हो सकता है। सर अभी बोल रहे हो इमेजिनरी है, फिर बोल रहे हो रियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल किस तरीके का है। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक नोट लिख लेना अपनी कॉपीज में या अपने नोट्स में, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी निकालोगे, इररिस्पेक्टिव आपका कंपाउंड कैसा है, वो कोवलेंट है या आयनिक है, इररिस्पेक्टिव आप उस मॉलिक्यूल को आयोनिक ही मानोगे। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो आप उस मॉलिक्यूल को आयोनिक ही मानोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये बॉन्ड आयोनिक है तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं
कि ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास होंगे क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के ही थे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, कार्बन के थे। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, सर दो तो उसी के थे, उसने दो कार्बन के भी ले लिए, तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो चार्ज कितना आएगा, -2। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन पे भी चार्ज कितना आएगा, -2। अब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए, दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के भाग गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां से कार्बन के भाग गए, तो कार्बन के तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भाग गए। तो कार्बन पे क्या आ गया, +4। कार्बन पे क्या आ गया, +4। अब लेकिन क्या एक्चुअल में ये +4 और -2 चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन पे होगा, CO2 में नहीं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअल में चार्ज नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इमेजिनरी हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा आयोनिक मॉलिक्यूल ले लो NaCl, तो यहाँ पे Na+ और Cl- ये रियल चार्ज होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चे इग्नोर मारते हैं और फिर उन्हें दिक्कत होती है। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो मैंने अभी आपको बात बताई ना कि आप कंपाउंड किसी भी तरीके का हो, कंपाउंड को कैसा मानोगे, आयोनिक, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वही बात यहाँ लिखी है कि हमने ये रूल तभी बनाया है जब हमने ये माना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एक कोवेलेंट कंपाउंड में या कोवेलेंट बॉन्ड में, वो किसके पास होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। तो ये तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्ट हो गया ना आयनिक में, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो। ठीक है, तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिनोटेड फॉर सिंगल एटम। ये याद रखना, बहुत बच्चे ये याद नहीं रखते। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पेपर में दिया जाए या आप लिखो या आप जो भी करो, वो हमेशा आप एक एटम के लिए कर रहे होगे। किसके लिए कर रहे होगे, एक एटम के लिए कर रहे होगे। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इफ सो इट रिप्रेजेंट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता एक एटम का। ध्यान से सुन लो क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता एक एटम का। अगर वो आपको कभी फ्रैक्शनल दिख भी रहा है तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा एटम को काउंट करके बताई जाती है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की जिनको हम यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट और अनकंबाइंड स्टेट विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है या फिर वो अपनी अनकंबाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे, 0। सर ये अनकंबाइंड स्टेट या फिर फ्री स्टेट क्या होती है, मतलब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में कैसे पाया जाता है, O2 की फॉर्म में, तो वो उसकी फ्री स्टेट है। हाइड्रोजन नेचर में कैसा पाया जाता है, H2 गैस की फॉर्म में, तो वो उसका फ्री स्टेट है। क्लोरीन कैसे पाया जाता है, Cl2 की फॉर्म में, तो वो उसका एलिमेंटल स्टेट है या उसका नेचुरल स्टेट है। ठीक है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये सब उनके क्या है, ये सब उनके नेचुरल स्टेट है। ठीक है, तो इनकी जब भी कहाँ होंगे, जब भी अपने नेचुरल स्टेट में होंगे तब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे, 0। याद रखना ये बात। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। इसी के बाद अगर हम आए, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेम एटम जुड़े हुए हैं, जिनमें सेम एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होती है, 0। सर ऐसा क्यों होता है, हमने अभी ये बात करी कि हम बॉन्ड को क्या मानेंगे, आयनिक। अब जब दोनों एलिमेंट एक ही हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं होगा, शेयर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए देखिए P4, S8, कार्बन 16, ओजोन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमारे पास 0 होगा। मेटल्स इन अलॉय फॉर्म, अगर कोई मेटल अलॉय बना रहा है, अलॉय क्या होते हैं, अलॉय बेसिकली मिक्सचर होते हैं दो या फिर उससे ज्यादा मेटल्स के। तो अगर कोई भी मेटल अलॉय बना रहा है उस केस में भी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। जैसे सोडियम अमलगम जो होता है, इसमें अगर मैं आपसे सोडियम या फिर मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लूं तो 0 कहोगे। ब्रास में अगर हम बात करें, ब्रास अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ लूं तो आप क्या कहोगे 0 कहोगे। मैं अगर कॉपर और टिन जो कि ब्रॉन्ज बनाते हैं मिलके, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लूं तो आप क्या कहोगे 0। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज एटम या फिर आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी भी चार्ज स्पीशीज में, चाहे फिर वो आयन हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर आएगा। जैसे कि आयोडीन को अगर मैं देखूं, आयोडाइड आयन को अगर मैं देखूं तो आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे जिंक 2+ है, अगर मैं इसको देखूं इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2। मैं आयरन 3+ को देखूं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +3। मैं Cl- की बात करूं तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है। मतलब कोई भी चार्ज स्पीशीज दिख जाए उसका जो कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो कितना होगा, उसके चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये याद रखना बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की कंबाइन फॉर्म या एलिमेंटल फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो एलिमेंटल स्टेट में तो कोई भी हो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0 होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मेटल के साथ है और हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, तब क्या होगा। तो इसके लिए आपको कुछ एक बात पता होनी चाहिए हाइड्रोजन के बारे में। क्या, हाइड्रोजन एक दल बदलू इंसान है। उसको जब आप मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बोलोगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, वो बोलता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसको जब आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जैसे हेलोजन वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह के साथ बोलोगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो वो दल बदलू इंसान है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी -1 होगी। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं अगर ये किसके साथ है, मेटल के साथ, तो मेटल के साथ है सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +1 चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मेटल के साथ होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये याद रखना। जैसे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी है। लिथियम हाइड्राइड में अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो लिथियम आपको पता होना चाहिए एक मेटल है। अगर लिथियम मेटल है तो हाइड्रोजन ने उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया होगा, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। NH3 में अगर हम बात करें, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। अगर नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा +1। एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा +1, क्योंकि याद करिए अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक एटम के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अल्कली मेटल्स। सर ये क्या होते हैं, जो आपके ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, जिसको आप प्यार से लीना की रब से फरियाद पढ़ते हो। हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑलवेज। हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल्स होंगे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम हमेशा +1 लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अल्कली अर्थ मेटल्स। सर अभी ये क्या है, अल्कली अर्थ मेटल्स
ग्रुप 2 मेटल्स जो कि होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसको याद कैसे करते हैं सर? अरे भूल गए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो खुश तो हो गए होगे, है ना? तुम्हारे पापा राजी नहीं होने वाले, पढ़ लो। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी? +2 हमेशा। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल हैं, लीना की रब से फरियाद, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हमेशा। ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑलवेज, हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको मारिए स्टार। यहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या, जनरली का मतलब क्या है सर? जनरल वाला है ये? नहीं, ये जनरल वाला नहीं है। जनरली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हम कितनी लेंगे? हम वो लेंगे -2। सर इसका मतलब क्या है? जब भी आप किसी भी कंपाउंड में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप किसी भी कंपाउंड में किसी और एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो और वहां पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 लूंगा। मतलब अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 लोगे दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी जब हम आगे करेंगे सवाल आपको और क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो, 10-11 क्वेश्चन लाया हूं मैं करवाने के लिए। अब हमको यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मान लीजिए यही जो हमने बात करी, अगर -2 होता है, ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 है, तो उसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर ऑक्साइड, तो वहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ऑक्सीजन की। अब जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -2 मत ले लेना, -2 तब लेनी है जब किसी और की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होगे। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1/2 आ जाएगी, आप उसको बोल दोगे कि ये सुपर ऑक्साइड है। आ जाओ, नोट, यही सवाल पेपर में आएगा। ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं विद फ्लोरीन। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी दिखाते हैं जब उनको कोई उससे ज्यादा ताकतवर मिल जाए। ठीक है, ताकतवर मतलब ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कब लॉस करेगा? जब उसको उससे भी बड़ा बाहुबली मिल जाए जो उससे भी इलेक्ट्रॉन छीन ले, और वो कौन है? फ्लोरीन। तो OF2 की अगर हम बात करें, OF2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो होती है +2। वहीं O2F2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है? +1। सर ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, अभी आगे जब हम निकालना शुरू करेंगे तो आप वहां पे देखना, वहीं से आप ये चीजें कैलकुलेट करने लग जाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस आप जनरली क्या लोगे? -1। मतलब जब आप हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल रहे, किसी और की फाइंड कर रहे हो, तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे? -1। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग +1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। -1 तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा +1 से +7 भी ये शो कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो अब हम इनको करना ट्राई करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। जो एटम अंडरलाइंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? मैग्नीज अंडरलाइन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले तो देखो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं सर, ये न्यूट्रल दिख रहा है, तो मतलब मैं टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो भी निकालूंगा वो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। ठीक है, पोटेशियम, सर पोटेशियम आपने बताया था ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? +1।
तो सर इसको हम लिख देते हैं +1। प्लस में सर मैग्नीज का तो निकालना है, हमें पता ही नहीं है, तो मैंने बोला उसको x मान लो, तो ठीक है x मान लिया। फिर ऑक्सीजन का निकालना है। अब क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है? नहीं, मैग्नीज का निकालना था। तो जब आपको मैग्नीज का निकालना है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और वो कितने एटम के लिए? एक एटम के लिए। यहाँ कितने एटम है? 4 एटम है। तो क्या करोगे? 4 इंटू में -2, एक एटम के लिए -2 होता है, तो 4 एटम के लिए 4 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा? ये +1 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0। तो आपका x कितना आ जाएगा? +7। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की वो कितनी है? +7। मैं 2 क्वेश्चन धीरे धीरे करके दिखाऊंगा, फिर हम स्पीड अप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो अब क्योंकि क्लोरीन की निकालनी है तो आप डायरेक्ट -1 नहीं लिख सकते। जनरली वाली आप तभी लिखोगे जब किसी और की निकाल रहे हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन इनसे लगा हुआ है, तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा? +1। प्लस में क्लोरीन का मेरे को निकालना है, तो x मान लिया। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है सर? -2। 4 ऑक्सीजन है तो प्लस में 4 इंटू में -2, और सर पूरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x हमारा क्या आ जाएगा? +7 आ जाएगा। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको HClO2 की निकालनी है। अब वही चीज, हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। क्लोरीन का हमें निकालना है, तो x मान लिया। प्लस में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2, और क्योंकि एटम क्या है? क्योंकि एटम है न्यूट्रल, तो सम किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? x -4 + 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? x इज इक्वल टू +3 के बराबर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्लोरीन की कितनी है? +3। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर अगर आप देखो सर -2 चार्ज है, मतलब जब मैं दोनों का सम करूंगा तो वो -2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्रोमियम का निकालना है। सर क्रोमियम के 2 एटम है, मैंने बोला ऑक्सीडेशन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हो एक एटम के लिए, तो एक एटम का x मान लोगे तो 2 एटम का 2x हो जाएगा। प्लस में एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे क्या करोगे? 7 इंटू में -2, तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा? 2x -14 इज इक्वल टू -2। -14 इधर जाके +14, +14 और -2 कितना आ जाएगा? +12। तो 2x किसके बराबर आ जाएगा? +12 के। तो x किसके बराबर आ जाएगा? +6 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। इसी तरीके से हमें C2O4 2 नेगेटिव का निकालना है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों का जो सम है वो बराबर आ जाएगा -2 के। इसको हम लिख देंगे 2x, क्योंकि एक कार्बन का x ले लूंगा तो 2 का 2x। प्लस में ये कितना होगा सर? 4 इंटू में -2, तो ये कितना आ जाएगा? 2x -8 इज इक्वल टू -2, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा? +8, +8, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। तो ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्रोमेट आयन का निकालना है, तो सर यहाँ पे क्योंकि ये एक ही है तो इस बार x मानूंगा। प्लस में 4 इंटू में -2, और इनका सम किसके बराबर आना चाहिए सर? -1 के बराबर आना चाहिए। तो x -8 किसके बराबर आ गया? -1 के। तो सर x किसके बराबर आ गया? +7 के। ठीक है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +7। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे H2SO4 का निकालना है, सल्फर ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1, तो 2 इंटू में +1। सल्फर का निकालना है तो x मान लिया। ऑक्सीजन का आप क्या लोगे? 4 इंटू में -2, और क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है बराबर 0, तो 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? +6। तो यहाँ पे सल्फर क्या है? +6। तो आप सल्फेट आयन, KO2 और NO3 नेगेटिव, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं पैराडॉक्स ऑफ फंक्शनल नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? पैराडॉक्स ऑफ फंक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ एलिमेंट्स का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो फ्रैक्शनल आता है, और ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए फ्रैक्शनल हो नहीं सकता, तो उसके लिए हमें उनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, C3O2, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 3x किसके बराबर होगा, सॉरी 3x और प्लस में 2 इंटू में -2, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0, तो 3x किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 के। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है फ्रैक्शनल, और ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को। तो अब अगर मेरे को इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है तो मेरे को स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जब आप देखोगे इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि बॉन्ड आयोनिक होगा, तो इस पे +2, सेम यहाँ पे भी +2। इस कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड अपने ही लोगों के साथ बनाए हैं, तो होमो एटॉमिक के साथ तो 0 होती थी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसकी क्या हो गई, 0। अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कार्बन 3 है, इसीलिए एवरेज क्या आया, 4/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, अरे एक मिनट रुकना, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है। अब इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो देखिए 3x करेंगे, प्लस में 8 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x आपका 16 के बराबर आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 16/3, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 16/3। तो ये तो भाई एवरेज है, इंडिविजुअल पूछ ले तो स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पे इस ब्रोमीन को जब आप देखोगे, इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ बनाए हैं, 2 यहाँ बनाए हैं, 2 यहाँ, तो ये +6 में है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रोमीन के साथ ही है, वहां इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ही नहीं। इस ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाए हैं, 2 बॉन्ड यहाँ, तो +4 यहाँ। इस ब्रोमीन ने यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, तो +6 यहाँ, तो +6 +6 +12 +12 और 4 16, और 3 ब्रोमीन है इसलिए 16/3। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टेट्राथायोआयोनेट आयन पे, S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें जब आप एवरेज निकालोगे तो 10/4 आएगा, निकाल के देखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पे इस सल्फर को जब आप देखोगे, 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ है, तो इस सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 5, अब ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। यहाँ पे भी इसने कितने बनाए हैं, 5, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5 +5 +10, और सल्फर कितने हैं, 4, इसीलिए 10/4। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, अब देखो यहाँ पे तो आप गलती ही कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या गलती करोगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को बता दो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये x हो गया, प्लस में 5 इंटू में -2, कंपाउंड न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0, तो x सर बराबर आ गया 10। तो आप ये बोल रहे हो, सॉरी, आप ये बोल रहे हो कि जो क्रोमियम है उसने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो उसने 10 लॉस कर दिए। अरे कैसी बकवास है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर दिखती है बटरफ्लाई जैसे, आपको दिख रही होगी, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है क्या, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या है स्टॉक नोटेशन? स्टॉक नोटेशन होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन इन ब्रैकेट। किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना ब्रैकेट के अंदर, वही क्या होता है, स्टॉक नोटेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए FeO है मेरे पास, अगर मैं बोलूं आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो आप झट से निकाल सकते हो, +2 होगी सर। तो यहाँ पे आयरन और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिख दिया, और याद करिए ऑक्सीजन जब -2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, तो इसलिए क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। इसी तरीके से आयरन
3 ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, +3, ठीक है। CuI, यहाँ पे आप कॉपर की निकालेंगे +1, तो यहाँ पे कॉपर 1 आयोडाइड, ये इसका फॉर्मूला या स्टॉक नोटेशन हो गया। सो देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जस्टिफाई द रिएक्शन, आपको ये एक रिएक्शन दी गई है और बोला गया है कि आप ये जस्टिफाई करो कि ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, एंड साथ ही साथ आपको बताना है कौन ऑक्सीडेंट यानी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिडक्टेंट यानी कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो Cu2O है, इसमें से कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, और ये जो Cu2S है, इसमें से भी कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर कॉपर को मान लो X, तो 2X प्लस में एक ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल दिख रहा है तो 0, -2 उधर जाके +2, तो X कितना आ जाएगा, +1। तो सर यहाँ पे जो कॉपर है वो +1 में है, और यहाँ पे भी जो कॉपर आएगा वो +1 में आएगा, क्योंकि जो सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली को ही बिलोंग करता है, तो सेम वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम आएगा। अब कॉपर की अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, जब वो अपने नेचुरल स्टेट में होगा यानी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो अपने ही जैसे लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो 0, तो +1 से 0 जा रहा है, कहाँ जा रहा है, +1 से 0, +1 ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन पे जाने के लिए आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा। आप पे एक इलेक्ट्रॉन कम था और अब आप पे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। या ऐसे सोच लो या फिर ऐसे सोच लो, मैंने आपको बताया था कि जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये जो कॉपर +1 है, सॉरी, ये जो कॉपर +1 है, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। सर आपने कॉपर +1 क्यों लिखा, आपने Cu2O या Cu2S क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बोला देखो भाई, यहाँ पे कॉपर जो है वो +1 से 0 में जा रहा है, और यहाँ पे भी कॉपर +1 से 0 में जा रहा है, बाकियों का हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने सिर्फ कॉपर +1 को लिखा कि वो रिड्यूस हो रहा है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखोगे वो भी -2 में होगा, तो ऑक्सीजन को तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। फर्क किसको पड़ रहा है, सल्फर को देखोगे तो यहाँ वो है -2 में, यहाँ सल्फर को देखोगे वो है +4 में, ठीक है। तो सल्फर -2 से +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका Cu2S है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो S-2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात आई कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने क्या बोला था, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉपर 1 क्या हुआ है, रिड्यूस, तो इसने सामने वाले को क्या करा होगा, ऑक्सीडाइज। तो इसीलिए ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो आपका Cu2S होगा ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए आगे, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहां से सवाल पेपर सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछेगा, तो उसी पे ध्यान देंगे, बाकी सबको बस रीड करना है। सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, such reaction to be combination either A and B or both A and B in the elemental form। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आप सबने पढ़ी है कि दो लोगों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब दो रिएक्टेंट के मिलने से एक नया प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में उन्हीं रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है जहां पे जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हों उनमें से कम कोई एक तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो ही। दोनों है तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर दोनों नहीं है तो एक को तो एलिमेंटल स्टेट में होना ही पड़ेगा, तभी हम उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्बन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस अपने एलिमेंटल स्टेट में है। जब इन दोनों को मैंने हीट करा तो CO2 गैस बन गई। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से मैग्नीशियम अपने एलिमेंटल स्टेट में था, नाइट्रोजन गैस अपनी एलिमेंटल स्टेट में थी, मैंने इनको हीट करा, क्या बन गया? Mg3N2। ये भी हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीथेन गैस, अब मीथेन कोई एलिमेंटल स्टेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट है ये, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंटल स्टेट है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानने का तरीका क्या है कि सर रिएक्टेंट में कोई एक अपनी एलिमेंटल रिएक्शन में होना चाहिए। दोनों हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए कम से कम। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट बात, all combination reaction are combination reaction, sorry, all combustion reaction are combination reaction। जितनी भी combustion reaction होती है वो सारी क्या होती है? combination reaction होती है। नेक्स्ट हम आते हैं और बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इट लीड्स टू द ब्रेकडाउन इनटू टू और मोर कंपोनेंट एट लीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। हम उन डीकम्पोजिशन, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? चीजों का टूट के नया बन जाना। जैसे एक ये पेन था, ये टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट बना गया। रिडॉक्स में डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहा जाएगा? रिडॉक्स में डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसी रिएक्शन को कहा जाएगा जब ये पेन टूटे तो इनमें से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लो 2 प्रोडक्ट बने या 3 बने या 4 बने, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनमें से कोई एक अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। उनमें से कोई एक अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। जैसे देखिए, पानी को हमने क्या करा? हीट करा, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। दोनों ही अपने एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये डीकम्पोजिशन है। KClO3 को हमने हीट करा, ये KCl और 3 ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे जो KCl है ये कंबाइन स्टेट है, ये एलिमेंटल स्टेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको ये रिएक्शन दिखाऊं जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस में CO2 गैस बन रहा है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन रिडॉक्स नहीं है। ये डीकम्पोजिशन तो है लेकिन रिडॉक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में है, कोई भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? An ion or an atom in a compound is replaced by an ion of another element। कोई भी आयन या कोई भी एटम किसी एक कंपाउंड में रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम या आयन के द्वारा। ठीक है, ये हमारे पास 2 तरीके की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक जो मेटल होता है किसी एक कंपाउंड में, वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को। वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल को। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपने 10th क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, और नहीं पढ़ी तो अभी इस चैप्टर में भी लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसी रिएक्टिविटी को सीरीज को याद कर लेना। वहां पे हम बात करेंगे कि जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट को जब मैं जिंक के साथ रिएक्ट कराता हूं तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। इसी तरीके से जब मैं मैग्नीशियम को TiCl4 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मैग्नीशियम टाइटेनियम को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जो बात मैंने आपको बताई। और ये रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी अभी आगे देखेंगे। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है एंड अ रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर आप किसका रिप्लेसमेंट देखोगे कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन कुछ एक रेयर रिएक्शन में ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अगर सोडियम को पानी के साथ क्या कराऊं? रिएक्ट कराऊं,
तो पानी की स्ट्रक्चर क्या होती है, पानी मेरे पास होता है OH और H, और यहाँ पे सोडियम है। अब ये सोडियम क्या करता है, इस H को रिप्लेस करके Na और OH मिलके क्या बना देते हैं, NaOH। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम दी कोल्ड वाटर। ठीक है। लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन। मैग्नीशियम एंड आयरन ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको गर्म पानी चाहिए होता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम HCl के साथ मिलके क्या बना देगा, MgCl2, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना। और इनको पानी में भी अगर आप रिएक्ट कराओगे तो गर्म पानी चाहिए होता है। वहीं सिल्वर, गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते HCl के साथ, ये रिएक्ट नहीं करते HCl के साथ, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, ये सवाल पेपर में तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, जिस दिन आएगा बहुत बच्चे बोलेंगे एनसीईआरटी से बाहर आया है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कौन सामने वाले को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इसीलिए वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा। वहीं आयोडीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑर्डर आता है उसमें F2 की पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। ठीक है। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, जहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसमें इन विच सेम एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है एक साथ, एक ही साथ। जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे पे, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऐसे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, मैं यहाँ पे परऑक्साइड ले लूं, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये H2O बना देता है और O2 बना देता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपके पास, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 में गई और 0 में गई, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये किस में है, -1 में। तो इसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। इसी तरीके से जब मैं क्या करता हूं, जब मैं Cl2 को रिएक्ट कराता हूं बेसिक मीडियम में, तो वो ClO नेगेटिव और Cl नेगेटिव बना देता है, तो दोनों चीजें हो गई। इसी तरीके से जब मैं कॉपर +1 को पानी में डालता हूं तो वो कॉपर +2 और कॉपर बना देता है। ये भी क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है वो देखना। सबसे पहले अगर कोई भी एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करना चाहता है तो उसके पास 2 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम बात करें सोडियम की और आयरन की। सोडियम पे हमने देखा कि सर आपने बोला हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, और अगर अपने जैसे लोगों के साथ रहेगा यानी नेचुरल स्टेट में तो 0, तो उसके पास 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 0। लेकिन आयरन सर ये 0 में भी होता है, +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। ठीक है। तो सोडियम कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन आयरन दिखा सकता है, आयरन दिखा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहां पे ये गलत लिखा है, कैन नॉट होगा। ठीक है, कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कभी भी अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, 0 +3 +1 +5 +7 भी हो सकती है। अब मान लीजिए
मान लीजिए कि जो क्लोरीन है आपने बोला वो -1 में है, क्लोरीन का है -1 में, तो क्लोरीन -1 से 0 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, +1 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +7 में जा सकता है। वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन हो सकती है उसकी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन -1 से कोई छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, तो इसका रिडक्शन होगा ही नहीं। तो क्लोरीन अगर -1 में है तो वो सिर्फ ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा ही नहीं, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, Cl- नेवर शो डिस्प्रपोर्शनेशन। इसी तरीके से अगर वो +7 में है तो यहाँ से +5 +1 +3 +0 सॉरी 0 और -1 में जा सकता है, लेकिन +7 से +8 कभी जा ही नहीं पाएगा, +9 कभी जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए +7 भी सॉरी +7 भी कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा जो होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप इसमें क्या करना, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, अगर +1 या +7 आ जाए तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे देखिए मैं इस सवाल को कर ही देता हूं, यहाँ पे Cl- है, तो अगर मैं क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो X एक क्लोरीन पे सर -2 होता है और यहाँ पे -1 है, तो X किस में आ गया सर, X आ गया +1 में। तो सर +1 से 0 जा सकता है, +1 से +3 जा सकता है, तो ये तो कर सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ClO2 की बात करेंगे तो ये X प्लस में 2 इंटू में -2 इज इक्वल टू -1, तो ये x कितना आ जाएगा आपके पास, ये x आपके पास आ जाएगा -4 +3। तो सर +3 से +1 जा सकता है, +5 जा सकता है, तो ये भी कर जाएगा। ClO3 नेगेटिव देखते हैं, इसको जब आप देखेंगे तो x और ये क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -6 इज इक्वल टू -1, तो -6 उतर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x किस में आ जाएगा +5 में, तो x +5 में है तो +3 में जा सकता है, +7 में जा सकता है, ये भी कर लेगा। तो इसका फिर तो इसको चेक ही नहीं करना, ClO4- इसको जब आप निकालोगे तो क्लोरीन +7 में आएगा, किस में आएगा +7 में, तो +7 से +8 तो जा ही नहीं सकता, +5 भले ही चला जाएगा, तो इसीलिए इसकी रिडक्शन पॉसिबल है लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या है, डी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, किसकी बात करेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त जो चीजें याद रखनी है वो क्या याद रखना है, मीडियम, किस मीडियम में बैलेंस कर रहे हो ये भी याद रखना है। दूसरा, बैलेंस करते समय आपको एटम एंड चार्ज दोनों चीजें चेक करनी होंगी, दोनों बैलेंस होंगे तभी हम रिएक्शन को बैलेंस बोलेंगे, अदरवाइज रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हमारे पास बैलेंसिंग के दो मेथड है, हाफ सेल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं दोनों से एक एक सवाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हाफ सेल मेथड की बात करते हैं, इसके कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा रूल याद हो ये जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको पता चलता रहे कैसे बैलेंस करना है, बस कभी भी रूल लिखने को नहीं आएगा, आपको बैलेंस करने को बोलेगा। सबसे पहले हाफ सेल मेथड में हमें करना क्या होता है, हाफ सेल मेथड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होता है हर एक एलिमेंट को, और उनकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को लिखते हैं। मतलब जैसे देखिए मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, या चलिए पहले रूल पढ़ लेते फिर एक एक करके बताता हूँ मैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करेंगे और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को लिखेंगे। फिर हम हाफ सेल को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम हर एक एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। फॉर रिएक्शन अकरिंग इन एसिडिक मीडियम एड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड H+ टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, H2O ऐड करना है, और किसके लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को H+ ऐड करना है। सर कहाँ ऐड करेंगे? बुद्धि लगाओ, जहां कम है वहां लगाओगे ना। एड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ हाफ सेल टू बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एक तरफ। ठीक है सर, कहाँ ऐड करेंगे? अरे जिधर बैलेंस करना होगा चार्ज को। इफ नीडेड मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल। अगर जरूरत है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करिए इन द टू हाफ सेल बाय मल्टीप्लाइंग एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट। एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जोड़ दीजिए और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो ये जितने भी स्टेप बताए सारे फॉलो करने हैं आपको। तो सर फिर बेसिक मीडियम में क्या फर्क आएगा? लास्ट स्टेप, आपने जितने H आयन देखे कि जितने H आयन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद बचे हैं उतने ही आप OH- ऐड कर दो। उतने ही आप क्या करो? OH- ऐड कर दो। सर किस तरफ? दोनों तरफ। दोनों तरफ OH- उतने ही ऐड कर दो जितने H+ है, और H+ और OH- को क्या बना दो? H2O बना दो। ठीक है, चलिए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पर मैग्नेट आयन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन के साथ इन बेसिक मीडियम टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन मैंने लिख दी है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? हाफ सेल मेथड से बैलेंस करूंगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना। तो यहाँ पे आप मैग्नीज पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा +7। ठीक है, ब्रोमीन पे चार्ज -1 है तो ये -1। मैग्नीज का यहाँ आ जाएगा +4 और ब्रोमीन पे यहाँ निकालेंगे तो 6 - 1 5 +5। अब इसमें आपको ये पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। यहाँ पे मैग्नीज +7 से कहाँ जा रहा है? +4 में जा रहा है। +7 से कहाँ जा रहा है? +4 में। जो इसका नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। ये क्या है? रिडक्शन है। वहीं ब्रोमीन -1 से कहाँ जा रहा है? +5 में, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैं किसको लिखूंगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैं लिखूंगा Br- जो है, सॉरी, Br- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है BrO3- में। रिडक्शन हाफ सेल में मैं क्या लिखूंगा कि MnO4- कन्वर्ट हो रहा है किसमें? MnO2 में। अब मैंने दोनों हाफ सेल्स को लिख दिया। अब मेरा स्टेप क्या था? मेरे को ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन, तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। यहाँ एक मैग्नीज, यहाँ एक मैग्नीज, दोनों ही क्या है? बैलेंस है। अब क्या करना है? अब मेरे को बैलेंस करना है चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस करूंगा देखना। यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज कितना है? -1 है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो अगर ब्रोमीन -1 से +5 में गया है तो कैसे गया होगा? अगर ब्रोमीन -1 से +5 में गया है तो कैसे गया होगा? सर इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे उसने। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चीज लूज हो रही है मतलब प्रोडक्ट साइड से बना रहे होगे ना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Br- गिव कर रहा है BrO3- प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसको लिख सकता हूं मैं कि इसने क्या करे? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करे। वहीं यहां पे जब हम देखेंगे मैग्नीज किस में था? +7, और यहां पे मैग्नीज किस में था? +4 में। तो मैग्नीज +7 से +4 में गया, इसका मतलब क्या है? मैग्नीज ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं MnO4- प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और क्या बना दिया? MnO2। क्या बना दिया? MnO2। ठीक है, तो अब ये चार्ज क्या हो गया है? बैलेंस। अब मेरे को क्या करना है? ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है? H2O। कहाँ? जहां कम है। यहाँ पे BrO3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं,
तो यहाँ 3 ऑक्सीजन कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3H2O जोड़ दूंगा और ये क्या दे देगा, ये Br O3- प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, तो MnO4- प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन गिव करेगा MnO2 प्लस में 2H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। यहाँ पे हाइड्रोजन को जब मैं देखूंगा, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 6, यहाँ कितनी है, 0, तो उनको ऐड कर दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Br- प्लस 3H2O गिव करेगा BrO3- प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में, यहाँ 6 हाइड्रोजन थे तो यहाँ 6H+। इसी तरीके से यहाँ पे अब कितने हाइड्रोजन है, 4, इधर कितने हैं, 0, तो 4 हाइड्रोजन ऐड करो, MnO4- प्लस में ये 4 है, ठीक है, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में 4 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करने हैं, तो 4H+ गिव करेंगे MnO2 प्लस में 2H2O। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन बैलेंस है, अब इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन ध्यान से देखना एक चीज, क्या है वो चीज, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, गेन। और अभी हमने बात करी थी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करे जाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने अभी ऊपर भी देखा था रूल में, क्या लिखा था यहाँ पे, कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है बाय मल्टीप्लाइंग एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, अगर हमें जरूरत पड़े तो अब यहाँ पे मेरे को जरूरत है दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की, तो मेरे को एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर किसी भी नंबर से कर सकते हैं, हाँ, बस बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2MnO4- प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8H+ गिव करेगा, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, गिव करेगा 2MnO2 प्लस में 4H2O। ये ठीक है। अब दोनों जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों ही जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो अगर कोई चीज रिएक्टेंट में भी है प्रोडक्ट में भी है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, रिएक्टेंट में है तो ऐड कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे क्या है, 3H2O है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4H2O है, तो 3 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, H2O, और कहाँ बच रहा है, प्रोडक्ट साइड में, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास एक H2O आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br- था तो ये Br- ही रहेगा। यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड में और क्या था, मेरे पास MnO4, सॉरी 2MnO4, इसको मैं सही कर देता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं, मेरे पास क्या था, Br- प्लस में 2MnO4- था, ठीक है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में, तो ये तो कट गए, 8H+ यहाँ है, 6H+ यहाँ है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि रिएक्टेंट में 2H+ आएंगे, रिएक्टेंट में क्या आएंगे, 2H+ आएंगे, और वाटर तो मैं लिख ही चुका हूँ, तो ये बन गया। अब प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, BrO3-, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट में मेरे पास है 2MnO2, और यहाँ पे H2O को हम कर ही चुके हैं, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन बन गई एसिडिक मीडियम में।
अब अगर मान लो वो आपसे बोल दे कि इसी रिएक्शन को बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, कहाँ बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में, तो मैंने ये जो स्टेप करे इन्हीं स्टेप को फॉलो करना, मैं अलग अलग स्टेप नहीं लिखवा रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे, इन्हीं स्टेप को फॉलो करना। लास्ट में बस क्या काम करना है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2H+ है, यहाँ पे क्या है 2H+ है। तो कभी भी रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, आप चाहते हो कि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, बेसिक मीडियम में, तो जितने H+ हैं उतने ही OH- ऐड कर दो दोनों तरफ, उतने ही OH- ऐड कर दो दोनों तरफ। तो आप क्या करोगे, आप इस साइड भी OH- ऐड करोगे, Br- प्लस में 2MnO4- प्लस में 2H+ है, यहाँ पे क्या करो 2OH- ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा BrO3- प्लस में 2MnO2 प्लस में H2O प्लस में 2OH- यहाँ भी क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, वो कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में, यहाँ एक पानी का कहाँ है, रिएक्टेंट, सॉरी ये रिएक्टेंट साइड में है, ये कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी Br- 2MnO4 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके साथ, लेकिन यहाँ एक पानी बचेगा तो H2O लिख देंगे, गिव करेगा BrO3- प्लस में हमारे पास 2MnO4, H2O खत्म हो गया, प्लस में 2OH-। तो ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारे पास है, एक मिनट में ड्यूरेशन देख लूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, इसके लिए भी मैं रूल बता दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी होती चली जाएगी अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं रूल्स बता देता हूँ। क्या, सबसे पहले आपको आयोनिक इक्वेशन लिखनी है जैसे अभी ऊपर लिखी थी, और बैलेंस करना है हर एक एटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे तो आपको कोई हाफ सेल नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट एटम्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, किसकी हो रही है रिडक्शन, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, असाइन करना है। कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अब आप देखना कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका कितना हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और अगर वो इक्वल नहीं है तो एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसके बाद बैलेंस करना है हमको H+ जोड़ के। चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, ध्यान से देखना, चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, H+ को ऐड करके एसिडिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में, और अगर बेसिक मीडियम हुआ तो OH- को लगा के हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। और बाद में हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। तो चलिए क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसका हम एक, है ना, ये है रिएक्शन हमारे पास, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहा हूँ पहचानने के लिए। तो ये किस में था, MnO4, ये +7 में होगा, ये -1 में होगा, ये +4 में होगा, ये 0 में होगा। ये -1 से जा रहा है 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसकी क्या हुई है, सॉरी इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या हुई है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। अब आपको यहाँ पे कोई नंबर असाइन नहीं करना, ठीक है, हाफ सेल नहीं बनानी है आपको, ये ध्यान रखना, बस बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम है सबको बैलेंस करो। तो यहाँ पे 1 Mn, यहाँ पे 1 Mn, यहाँ पे 2 आयोडीन, यहाँ 1 आयोडीन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 2I- गिव करेगा MnO2
प्लस में I2। मैंने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया एटम को। अब मेरे को क्या देखना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ये किस में था, +7, +7 से कहाँ गया प्लस, सॉरी एक मिनट, +7 से कहाँ गया +4। तो चेंज कितने का आया सर, चेंज आया 3 इलेक्ट्रॉन्स का। +7 से +4 में गया तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। अब यहाँ पे देखो आयोडीन एक एटम के लिए अगर मैं बात करूं तो -1 से कहाँ गया 0 में। कितने एटम है, 2 एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, क्योंकि दोनों ही रिडॉक्स रिएक्शन में है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, बराबर। तो नंबर बराबर करने के लिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों बराबर हो जाए, और वो नंबर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये 6 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इधर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2MnO4 माइनस आ जाएगा, प्लस में इधर जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6I माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैग्नीज 2 हैं तो यहाँ पे भी मैं क्या लगाऊंगा 2MnO2, और यहाँ पे आयोडीन के लिए क्या आ जाएगा 3I2। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, अब सबसे पहले चार्ज को बैलेंस करना है। अब अगर मान लो ये मीडियम मेरे को दे दिया जाए एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम के लिए H+ लगा के मैं चार्ज को बैलेंस करूंगा। ठीक है, तो चार्ज देखो कितना है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -6, तो -1 और यहाँ पे है -6, कितना हो गया -7। यहाँ पे चार्ज कितना है 0, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ, यहाँ पे मेरे को 7H+ ऐड करने पड़, सॉरी ये 2 है ना, तो मेरे को 8H+ यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो 2MnO4 माइनस प्लस में 6I माइनस प्लस में 8H+ गिव करेंगे 2MnO2 प्लस में 3I2। अब चार्ज देखो, इधर तो पूरा 0 है, न्यूट्रल है दोनों, तो चार्ज इधर टोटल 0 है। इधर देखो ये -2 हो गया, क्योंकि एक MnO4 पे -1 है तो 2 पे -2 हो गया। एक आयोडीन पे -1 है तो 6 आयोडीन पे -6, तो -6 -2 -8, -8 और 8 प्लस 0। तो अब चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। यहाँ मेरे पास 8 ऑक्सीजन है, यहाँ मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 4 H2O ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस में 6I माइनस प्लस में 8H+ गिव करेगा 2MnO2 प्लस में 3I2। और यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन कम है तो इसलिए प्लस में 4H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन एक बार चेक करो क्या बैलेंस हुए। यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई है। ये जो हमारी रिएक्शन है ये क्या हो गई है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, एसिडिक मीडियम के लिए। अगर मान लो यही आपको बेसिक मीडियम बोल दिया जाता, तो यहाँ पे मैंने ये जो H+ लगा के चार्ज बैलेंस करा है, आप इसकी जगह पे OH- लगा के चार्ज को बैलेंस करते। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये बैलेंसिंग समझ में आई होगी। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, आपका वो ज़्यादा मार्क्स का आना नहीं है और टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो चलिए हम कर ही लेते हैं, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक जिंक की रॉड ले ली और मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक कॉपर की रॉड ले ली, और मैंने जैसे ही इसको एक सर्किट में कंप्लीट करा, जैसे मान लीजिए ये की ओपन थी,
मैंने जैसे ही इन दोनों को जोड़ा, एक कंप्लीट सर्किट बनाया, मैंने क्या देखा कि करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ जा रहा है। तो हमने सोचा ये हो क्या रहा है, तो हमने एक दिमाग लगाया कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर थोड़ा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। तो करंट, क्योंकि कॉपर से जिंक जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जाएंगे। याद करिए 10वीं क्लास। ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेरे पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक। इसी में एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती क्या है बेसिकली, ये जब ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये जो रिडक्शन कर रहा है, इनकी वो जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इन्हीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं 1 एटीएम प्रेशर पे या 298 केल्विन टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन में हर एक स्पीशीज की कितनी ले लूँ, यूनिटी, तो उसी को मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, बेसिकली एक नया नाम है जब आप ये वाली कंडीशंस फुलफिल कर दोगे तो। अब इसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हम ये भी बता सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया गया है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है नेगेटिव, तो वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा। और अगर ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, यानी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सर अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अभी हमने बात करी थी ना, दो तरीके के पोटेंशियल होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही बाय कन्वीनियंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले या रिडक्शन पोटेंशियल बोले, बात एक ही है। अब ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर ये रहा, नीचे जाते जाते जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाते वक्त इसको लिख लेना, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। सर इसको याद कैसे करेंगे, एक सिंपल सी शेरो शायरी है, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जमीन कार फ्रिज, सीडी को नहीं स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज और चिल्लाई होगी औ औ। ठीक है। तो ये हमारे पास याद करने का तरीका है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं कुछ एलिमेंट के और आपको इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर में। ठीक है, मतलब उनकी जो रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है उसमें अरेंज करना है। और कैसे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है उसको सबसे पीछे रखना है, मतलब इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में रखना है। तो हमने अभी क्या बात करी थी, दोबारा दिखा देता हूं मैं, कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पॉजिटिव में वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास ये पोटेशियम है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में है, पॉजिटिव में, तो सॉरी नेगेटिव में। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, तो ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे एक्ट करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है। वहीं इसका भी नेगेटिव है तो ये भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये दोनों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे, लेकिन हमें रिड्यूसिंग एजेंट की पावर लिखनी है, तो इनकी पावर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत कम होगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इनमें भी
सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो Ag प्लस आ जाएगा सबसे पहले, उससे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Hg2 प्लस। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है, इनमें वैल्यूज देखनी है। तो इनमें मेरे पास क्रोमियम की वैल्यू सबसे कम है नेगेटिव में, तो फिर ये आ जाएगा मेरे पास Cr3 पॉजिटिव, और फिर इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये आ जाएगा Mg2 प्लस, और फिर इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये आ जाएगा K प्लस। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।